तो दोस्तों स्वागत है आपका लीगल लॉपीडिया में। और मैं एडवोकेट जय ठाकुर आज आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप भी डिवोर्स केस फाइल करने वाले हैं तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 10 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिसको कंसीडर करके आप अपना डिवोर्स केस अपने फेवर में ले सकते हैं। हालांकि ये वीडियो मेरी जो पुरुष हैं, जो मेंस हैं, उनके लिए ज़्यादा फेवर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो ये है कि आप पुलिस कंप्लेंट जरूर फाइल करें। देखिए, पुलिस कंप्लेंट अगर आप मैन हैं, आप एक आदमी हैं, पुरुष हैं, तो आप अपनी वाइफ के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट जरूर फाइल करें क्रुएल्टी के बेस पर। जैसे कि वो आपको मारती है तो आप पुलिस कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, या फिर वो आपसे बहुत झगड़ा करके मायके चली गई थी, मतलब कुछ भी सिचुएशन आपके साथ हो रही है, कुछ भी इवेंट अगर घट रहा है और आपको पता है कि ये मतलब कलेश जो है ये बहुत बड़ा रूप ले सकता है, तो सबसे पहले आप अपने बचाव में जाके पुलिस कंप्लेंट कर दीजिए कि भाई देखो, मेरी वाइफ ऐसे ऐसे चली गई है, मेरी बिना सहमति के गई है, मुझे नहीं पता क्या लेके गई है क्या नहीं लेके गई है। जो भी आपको लिखना है वो पुलिस कंप्लेंट करके आप फाइल कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट। क्योंकि और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप पुलिस कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं तो आप ये सोचेंगे कि अगर हम पुलिस कंप्लेंट फाइल करेंगे तो बीवी को पता लग जाएगा, राइट, कि बीवी के पास फोन जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको पुलिस कंप्लेंट इस तरीके से फाइल करनी है कि आपके वाइफ को पता ही ना चले। मेरा कहने का मतलब है कि आप अपनी पुलिस कंप्लेंट में अपने वाइफ का एड्रेस तो डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन उसका फोन नंबर नहीं डालेंगे। और आप नीचे लास्ट लाइन में लिखेंगे नोट करके कि ये जो कंप्लेंट मैं लगा रहा हूँ ये अपने बचाव में लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरी बीवी मुझे झूठे केस में फंसाने के लिए धमकी देके गई है। तो अगर आगे से मेरी कोई कंप्लेंट या फिर एफआईआर रजिस्टर्ड होती है तो उससे पहले अच्छी से जांच पड़ताल की जाए और फिर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो ये है कि पार्टनर का नाम जरूर लिखे। जैसे कि आपको शक है कि जो आपकी वाइफ है या फिर जो हस्बैंड है, ये पॉइंट मेरा दोनों के लिए है, एक लेडीज के लिए भी है और एक मेंस के लिए भी है। तो अगर आपको लगता है कि जो आपका पार्टनर है वो किसी और के साथ अफेयर कर रहा है, मतलब मैरिटल अफेयर उसका चल रहा है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, है ना, किसी का भी चल सकता है, तो उसको अपने पिटीशन में जरूर मेंशन करे। उस जो भी उसकी गर्लफ्रेंड है या जो भी उसका बॉयफ्रेंड है या उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम लिखवाना ना भूले। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो सामने वाला जो अपोजिट पार्टी है ना वो एडल्ट्री में चला जाएगा। एडल्ट्री मतलब कि हाँ, इसका कहीं और मैरिटल अफेयर चल रहा है और अब ये डिवोर्स सच में लेना चाहता है। तो कोर्ट इस चीज को कंसीडर करेगी कि जब इसका कहीं और अफेयर चल रहा है तो ये इस बंदे के साथ रहना ही नहीं चाहेगा ना। तो हो सकता है कि जब आप उसका नाम मेंशन कर दें और वो व्यक्ति एडल्ट्री में चला जाए तो आपका डिवोर्स जल्दी हो जाए, टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि जो चाइल्ड कस्टडी होती है, देखिए कोशिश कीजिए कि चाइल्ड कस्टडी जितना हो सके आपके फेवर में ही रहे, बच्चे आपके अपने पास ही रहे। लेकिन देखिए, अगर आपका अपने बच्चों से मोह नहीं है, ठीक है, या फिर किसी कारणवश आप उसे नहीं रख सकते, जैसे खर्चा नहीं उठा सकते या कुछ भी, तो अलग बात है। लेकिन आप कोशिश करिए कि आपका बच्चा आपकी कस्टडी में आए कोर्ट से। क्यों? क्योंकि दोस्तों चाइल्ड कस्टडी जिसके पास रहती है, चाहे वो माँ हो चाहे वो बाप हो, चाइल्ड कस्टडी जिसके पास रहेगी, कोर्ट का झुकाव भी उसी के पास रहेगा, ठीक है। मान लीजिए सपोज कीजिए अगर बीवी के पास चाइल्ड कस्टडी है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा, आप उस मेंटेनेंस से बच नहीं सकते, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि कोर्ट उसको मतलब कंसीडर करके चलेगी कि भाई इसके पास तो बच्चे की जिम्मेदारी भी है, समाज की भी है, और ये एक औरत भी है, अबला नारी है, तो इसके फेवर में ज़्यादा केस जाना चाहिए, है ना, राइट। क्योंकि लड़कियों के लिए तो बहुत सारे कानून बने हैं हमारे देश में, तो इसीलिए। और यहीं अगर अपोजिट पार्टी में हम देख लें कि अगर चाइल्ड कस्टडी एक बाप के पास चली जाती है, मतलब एक पुरुष के पास चली जाती है, तो कोर्ट क्या करेगा कि उसके पास भी बच्चे की कस्टडी है। तुम्हें क्या, तुम तो पढ़ी लिखी हो, कमा के खा सकती हो, दूसरी शादी कर सकती हो, लेकिन प्रॉब्लम तो लड़के के लिए है क्योंकि उसके पास चाइल्ड कस्टडी है, उसकी शादी भी इतनी जल्दी नहीं होगी। तो मतलब जिसके पास चाइल्ड कस्टडी रहती है उसके पास कोर्ट का झुकाव ज्यादा रहता है, उसके फेवर में कोर्ट केस का फैसला जाने में ज्यादा परसेंटेज रहती है कि हाँ, फैसला हमारे हक में ही आएगा। तो कोशिश कीजिए अगर आप डिवोर्स केस डाल रहे हैं तो चाइल्ड कस्टडी की मांग आप सबसे पहले करें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि प्रूफ लगाएं। प्रूफ मेरा कहने का मतलब है कि पेटिशन से मान लीजिए आपकी वाइफ है, आपको पता है कि आपकी वाइफ आपके साथ हाथापाई करती है, आपको मारती है, बदतमीजी करती है, आपके मदर पेरेंट को मारती है, जो भी प्रॉब्लम है ना उसका प्रूफ आप अपने पास जरूर रखिए। और जब भी आप अपनी डिवोर्स पिटीशन फाइल करें, देखिए कई बार वकील क्या करते हैं कि ये हम बाद में लगाएंगे, ये हम बाद में दिखाएंगे, ये हम अपोजिट पार्टी को सरप्राइज करने के लिए रखते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपके पास जितने भी प्रूफ है ना उसको आप फर्स्ट पिटीशन में लगाइए। क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है जब हमें ऑन द ट्रायल क्या होता है, जब ट्रायल चलता है तो जब हमें कोई प्रूफ एविडेंस शो करना होता है तो उसके पहले हमें एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि हम ये प्रूफ लगाने वाले हैं, ये प्रूफ लगाने वाले हैं, उसको अच्छे से मेंशन करना पड़ता है, डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो इतना टाइम आपका लग सकता है, जिसमें एक आध डेट भी पड़ सकती है। तो बेहतर होगा अपने
केस को टाइम कम करने के लिए आप सबसे पहले अपनी पिटीशन में सारे प्रूफ जोड़ दीजिए, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग, उसकी व्हाट्सअप चैट, उसकी फेसबुक चैट, जो भी आपके पास है उसकी फोटोज वीडियो सब ऐड कर दीजिए, ठीक है, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो प्रूफ लगाने में। तो दोस्तों उसके बाद हमारा 5th पॉइंट है कि जो भी आप अपनी पिटीशन लगा रहे हैं उसमें डेट और टाइम जरूर मेंशन करें। देखिए डेट और टाइम मेंशन करने से ना बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कोर्ट के ऊपर, मजिस्ट्रेट के ऊपर आपकी पिटीशन को लेकर। तो कोशिश कीजिए, रिमेंबर करने की कोशिश कीजिए कि कौन सी घटना कब घटी थी और कौन से दिन घटी थी, किस टाइम पर घटी थी, ठीक है। अगर आप डेट और टाइम मेंशन करते हैं अपनी पिटीशन में तो ज्यादा चांसेस रहते हैं आपका केस तो बिल्कुल पारदर्शिता शो कर रहा है ना, इस डेट पर ये हुआ और उसका प्रूफ भी आपके पास होगा, तो बहुत जल्दी हो सकता है आपका डिवोर्स केस खत्म हो जाए। उसके बाद मैं आपको 6th पॉइंट बताना चाहूंगी कि क्रुएलिटी और एडल्ट्री का जो भी प्रूफ आपके पास है उसको शो कीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो क्रुएलिटी और एडल्ट्री के बिहाफ पर पुलिस कंप्लेंट भी जरूर कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, तो जो हमारा 7 पॉइंट है कि रीजन ऑफ डिवोर्स, कि भाई ऐसा क्या रीजन है कि आप इस पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहते। देखिए जो बहुत हिलेरियस रीजन है, फर्स्ट तो वो यही है कि भाई मेरे जो पार्टनर है उनका अफेयर कहीं और चल रहा है, ठीक है, ये तो समझ में आता है। अगर छोटी मोटी लड़ाइयों के बीच में आप कोर्ट में पिटीशन डाल देंगे कि मुझे से डिवोर्स चाहिए, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। हो सकता है कि कोर्ट में आपकी पिटीशन डिसमिस हो जाए, खारिज हो जाए, कोर्ट एक्सेप्ट ही ना करे आपके डिवोर्स की मांग को। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि भाई मुझे डिवोर्स लेना है तो मुझे क्या रीजन देना होगा। तो कोई बड़ा रीजन दीजिए जिससे कोर्ट को कंसीडर करना पड़े कि हाँ भाई सच में वैलिड रीजन है और इस बंदे का या तो डिवोर्स होना चाहिए या फिर बीवी साथ में रहनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार बीवी क्या करती है, अपने हस्बैंड को छोड़ के चली जाती है अपने मायके में, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए ना, कई बार 6 महीने, 2 साल निकल जाते हैं, उनकी बीवियां वापस नहीं आती हैं, ना ही उनको डिवोर्स देती हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन में आप डिवोर्स लगाएंगे तो उसमें आपको सारी स्टोरी लिखनी पड़ेगी और कोर्ट को कंसीडर करना ही पड़ेगा कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि जो बीवी ना तो जा रही है और ना डिवोर्स दे रही है, ठीक है। हालांकि अगर हम अब कानून की नजरों में देखें तो ये भी क्रुएलिटी माना गया है कि या तो आप डिवोर्स दो या फिर उसके साथ रहो, और अगर आपको साथ नहीं रहना है तो कोर्ट ऑटोमेटिकली डिवोर्स घोषित कर देता है, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों हम अपना 2nd पॉइंट ले लेते हैं जो कि हमारा 8 पॉइंट है, वो ये है कि प्रूफ ऑफ गुड वर्क। देखिए मानती हूं कि जब डिवोर्स फाइल होता है तो एक दूसरे के दिमाग में सिर्फ उसकी बुराइयां ही चलती है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा, इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया था, इसने मुझे मारा था, इसने मुझे सड़क पे जलील करा था, ठीक है। लेकिन आप कोर्ट को ये भी दिखाइए, स्पेशली मेंस जो पुरुष होते हैं उनको ये दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए लड़कियां डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती हैं, है ना। आप सब लोग जानते हैं डोमेस्टिक वायलेंस होता है, डोरी होता है, डिवोर्स होता है, मेंटेनेंस का केस होता है, 4-5 केस होते ही हैं लड़के वालों पे, लड़के पे भी होते हैं और उसकी फैमिली पे भी होते हैं। तो अगर आप इन 4-5 केसों में फंस चुके हैं तो आप अपना गुड वर्क का भी प्रूफ रखिए कि सर देखिए मैं इसको इतनी शॉपिंग भी कराता था, मैं इसको इतना खिलाता भी था, मैं इतना प्यार भी करता था, हम दोनों बहुत प्यार से रहते थे। हालांकि लड़ाइयाँ होती हैं लेकिन आप अपने आप को इनोसेंट साबित करने की भी कोशिश कीजिए कि सर देखिए मैं इसके साथ ऐसा भी रहता था जो ये दिखा नहीं रही है कि मेरे साथ अच्छा भी रहता था। मैं मानता हूं कि मैंने इसके साथ लड़ाइयां करी हैं, झगड़े करे, लेकिन एक बहुत गुड हार्ट, गुड स्पेस मेरे दिल में इसके लिए था, है ना। तो अपने गुड वर्क का भी आप अपने पास प्रूफ रखिए जो कोर्ट में आपको इनोसेंट साबित कर सके। उसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूंगी कि बहुत बार, कई बार, आई थिंक 100 में से 95% ऐसा होता है, 95 टाइम, कि लोग क्या करते हैं, लड़कियां चली गई अपने घर पर, ठीक है, चली गई, तो लड़के क्या करते हैं, सेक्शन 9 की एप्लीकेशन लगा देते हैं। सेक्शन 9 की कोर्ट में एप्लीकेशन लगाने का मतलब होता है कि लड़की को वापस बुलाना, है ना, उसको कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा, उससे पूछा जाएगा भाई तुम क्यों नहीं जा रही हो तो तुम्हारा क्या फैसला है, या फिर समझौते की गुंजाइश है ना। अगर उसका वैलिड रीजन होता है तो डिवोर्स के लिए आप आगे ट्राई कर सकते हो, या तो सेक्शन 9 में समझौता हो जाता है, लड़की साथ में चली जाती है। अगर लड़की साथ में नहीं जाती है तो वो पिटीशन वहीं खत्म हो जाती है, एप्लीकेशन वहीं खत्म हो जाती है, फिर वो लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई तुम अब लोग डिवोर्स फाइल कर सकते हो क्योंकि सेक्शन 9 में तुम्हारा कुछ भी हल नहीं निकला है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सेक्शन 9 में, हालांकि आपको 2 से 3 महीने सेक्शन 9 ले सकती है, तो सेक्शन 9 में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। सेक्शन 9 का नोटिस बनाकर डायरेक्ट उसके घर पे भिजवा दीजिए। 15 दिन में या 20 दिन जो भी आपको टाइम देना, उस टाइम के अंदर अंदर उसका रिप्लाई भी आ जाएगा। तो जहां पर 3 महीने 2 महीने लगने वाले हैं, 2-3 डेट पड़ने वाली है, वो आपका एक ही डेट 15 दिन में ही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको लास्ट अपना पॉइंट बताना चाहूंगी कि सबसे पहले आपका चाहे कोई भी केस हो, डिवोर्स का केस हो, आपको बेल लेनी हो, मर्डर केस हो, कोई भी केस हो,
कोशिश कीजिए कि आप अपना वकील बहुत अच्छा चुने, बहुत बेहतर चुने, बहुत सीनियर एडवोकेट आप चुने। क्योंकि देखिए जो सीनियर एडवोकेट होते हैं ना, उनको पता होता है कि भाई इसको कैसे लपेटना है, अपने काबू में कैसे लेना है, इस बिहाफ पर कौन सा प्रूफ लगाना है। देखिए प्रूफ सबके पास होते हैं, है ना, A to Z, मतलब हर किसी के पास, जो इनोसेंट होता है उसके पास भी प्रूफ होते हैं, जो इनोसेंट नहीं होता है उसके पास भी प्रूफ होते हैं। लेकिन उन प्रूफ्स को, उन एविडेंस को कब शो करना है और कैसे शो करना है, ये एक अच्छा वकील ही जानता है। तो मेरी आपको पर्सनली राय है कि जब भी आपका कोई भी केस फाइल हो, चाहे डिवोर्स हो, मेंटेनेंस हो, कोई भी हो, तो कोशिश कीजिए कि आप अपना वकील बहुत ही बेहतर करें अपने केस के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक लीगल लॉपीडिया को फॉलो करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।